Bismillahirrahmanirrahim. Paper D, Physiology and Ecology. From the portion Ecology, chapter Ecological Factor, the water factor. Water is an important component of the soil plant air continuum. Soil plant air continuum क्या चीज़ है? प्लांट की रूट्स सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, वो प्लांट में एंटर हो जाता है. सो सॉइल प्लांट से वो जब लीव्स में जाता है, लीव्स में ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वाटर जाता है एयर में. तो ये जो कॉन्टीन्यूस सीक्वेंस बन रहा है, दिस इज़ नोन एज द सॉइल प्लांट एयर continuum. Continuum mean continuous sequence. This intake and loss of water by the plants are important ecologically since these processes affect environment strongly. The water cycle in nature characterized by the precipitation, interception, infiltration and evaporation or evapotranspiration. First one, precipitation. वाटर हमारे पास एवेपोरेट होता है सॉइल सरफेस से, ओशन से, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो यही वाटर जो है एयर में शामिल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स. जैसे जैसे एयर राइज करती जाती है हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होता जाता है. तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है तो यही वेपर्स मिलकर हमारे पास क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है. दैट इज़ नोन एज द कंडेंसेशन. द कंडेंसिंग मॉइस्चर एग्रीगेट इनटू ड्रॉपलेट्स. फिर इसी जो मॉइस्चर हमारे पास क्लाउड्स की फॉर्म में है, इसमें जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो जाता है, जब उनका डायमीटर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, सो दिस वाटर कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. दैट फिनोमिना इज़ द प्रेसिपिटेशन. सेकेंड हमारे पास इंटरसेप्शन है. बहुत सारा जो बारिश का पानी है वो अर्थ तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता. रास्ते में कुछ वेजिटेशन या फॉलन लीव्स या ट्विग्स या बिल्डिंग या स्ट्रीट्स वगैरह, उन पर पानी पड़ जाता है और उन्हीं बिल्डिंग की छतों से या जो फॉरेन मटेरियल है, लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, उनकी सरफेस से ही सॉइल तक पहुंचने से पहले उनकी सरफेस से ही वाटर वापस एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है. और कुछ ऐसी इम्परवियस सरफेसेस जो कि हार्ड हों, उनमें वाटर एब्जॉर्ब ना हो सके, तो वो उस सरफेस से पानी वैसे ही रन ऑफ या ड्रेन ऑफ में शामिल हो जाता है, पानी बह के चला जाता है वहाँ से. नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन. जब बारिश का पानी सॉइल पर पड़ता है तो वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में नीचे जाता है. दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल वाटर एंड दिस वाटर एक्यूमुलेट एज ग्राउंड वाटर. यहाँ से फिर वाटर मूव करता है स्प्रिंग्स की फॉर्म में, स्ट्रीम्स, एंड फाइनली रीचेस टू द रिवर एंड सीज एंड ओशन. सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज ऑल्सो हेल्ड इन द कैपिलरी पोर्स. कैपिलरी पोर्स में जो हमारे पास वाटर है फिर वो कैपिलरी वाटर कहलाएगा. और वाटर की वो मैक्सिमम अमाउंट जो ग्रेविटेशनल वाटर के ड्रेन होने के बाद हमारे पास सॉइल में रह जाए, वो कहलाती है हमारे पास फील्ड कैपेसिटी. एंड देन दी एवेपोरेशन. बारिश के ज़रिए जो पानी ज़मीन तक आता है, यही जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, स्ट्रीम, रिवर, लेक, ओशन, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, उनकी सरफेस से वाटर डायरेक्ट एवेपोरेट हो रहा है या सॉइल की सरफेस से एवेपोरेट हो रहा है या प्लांट्स में से हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो यही वाटर दोबारा वेपर की फॉर्म में हमारे पास जाता है इनटू एयर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. Importance of atmospheric moisture to plants. First one is the effect on intensity of solar radiation. अच्छा जी, अपर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है वो सोलर रेडिएशन को या सनलाइट को ज़मीन तक पहुंचने के लिए इंटरसेप्ट करता है या इंटरफेयर करता है. यानी वाटर वेपर की मौजूदगी की वजह से सनलाइट तमाम की तमाम सनलाइट ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये सनलाइट को इंटरफेयर करते हैं. तो कुछ अमाउंट तो पहुंच जाती है, कुछ अमाउंट इनकी वजह से इंटरफेयर हो जाती है और वो अपर एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से लेस एनर्जी ज़मीन तक पहुंच पाती है. इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस as a result of which plant growth is affected. Effect on the evaporation and transpiration. The rate of evaporation and the transpiration, they are directly proportional to the relative humidity. अगर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है हमारे पास तो रेट ऑफ एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में कम है हमारे पास तो इसकी वजह से एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. सोर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर. जब फॉग होती है हमारे पास या कभी क्लाउड्स का हमारे पास अर्थ के साथ कांटेक्ट होता है, तो ये फॉग या क्लाउड अगर माउंटेन वगैरह पे कोई वेजिटेशन है तो उनके फोलिएज के साथ, फोलिएज कहते हैं लीव्स वगैरह को, तो उनके प्लांट के पार्ट्स के साथ अगर ये टच करता है तो फॉग में और क्लाउड्स में चूँकि वाटर वेपर्स हैं, सो वाटर वेपर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स में. और इस टाइप की प्रेसिपिटेशन हमारे पास एरिड रीजन में, ड्राई रीजन में, डेजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेनलेस हैबिटेट्स में ये एक वाहिद सोर्स होता है सॉइल मॉइस्चर का या मॉइस्चर दैट इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. एंड लास्ट इज़ द डायरेक्ट यूज़ बाय द प्लांट्स.
मॉसेस और लाइकन्स जो कि डेसिकेट या ड्राई हो चुके हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दीज स्पीशीज़ आर ऑल्सो द पायनियर्स ऑफ द ज़ीरो सेयर. अब ज़ीरो सेयर क्या है? ऐसा बिल्कुल बैरन लैंड जहाँ पर कोई भी प्लांट वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले आने वाले जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास लाइकन्स होंगे, उनके बाद मॉसेस होंगे. उनकी मौजूदगी से जब वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जिस रीजन में वो ग्रो कर रहे हैं उस सॉइल में मॉइस्चर ऐड होता जाता है. और इन प्लांट्स के फिर डेथ एंड डिके से सॉइल में फर्टिलिटी भी ऐड होती है, जिसकी वजह से वो सॉइल इस काबिल हो जाती है कि उसके बाद और मज़ीद हायर प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकें, जैसे कि टेरिडोफाइट, दैन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा. ऑल्सो सम एपिफाइट्स जो कि दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, एंड ऑल्सो सम ज़ीरोफाइट जो कि ड्राई रीजन में ग्रो करते हैं, डेजर्ट वगैरह में. दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द air atmosphere in the form of vapors. The dew formed on the leaves, it also may be absorbed through the cuticle and through the specialized cells. Importance of precipitation to plants. First one is the snowfall. It may be injurious or beneficial to the plant in a number of ways. First one is the source of soil water. जब भी स्नो मेल्ट होती है तो ये सॉइल वाटर का ज़रिया बनती है. इसके अलावा माउंटेन्स पे अगर स्नो प्रेजेंट है तो जब भी वो मेल्ट होगी उससे स्ट्रीम्स अराइज होंगी और वही वाटर जो है फर्दर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है. हैवी स्नोफॉल और रेन, कभी अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत से स्नो पड़ रही है या बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो ब्रेक हो सकती हैं. हाई एल्टीट्यूड या लैटीट्यूड पे जो हमारे पास वो जो बर्फ़ के तोते या ग्लेशियर या स्नो ड्रिफ्ट हमारे पास जब यानी स्नो गिरती हुई आ रही है ग्लेशियर्स वगैरह स्लोप्स पर, तो स्लोप्स पर अगर कोई वेजिटेशन प्रेजेंट है तो वो उसको डैमेज कॉज कर सकती है. और स्नो की वजह से जो यंग प्लांट्स या सीडलिंग्स हैं वो ग्राउंड में बिल्कुल प्रेस हो सकते हैं, यानी नीचे लेयर्स में धंस जाएंगे, जिसकी वजह से उन पर फंगस का अटैक ईजीली हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द रेनफॉल. इट इज़ अ सोर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर. It helps opening of the thin-skinned fruits. As a result of it, seeds are released. And amount and distribution of rainfall, it determines the vegetational zones. For example, desert, subtropical forest, rainforest, etc. And last is the hail and sleet. Hail कहते हैं ओलों को, and sleet snow और hail mixed with rain water. यानी बारिश के साथ ओले पड़ना या बारिश और स्नो जो है वो साथ हो रहे हो तो वो स्लीट कहलाता है. As the hail and sleet they are infrequent, so they are not considered as a source of soil moisture. They may cause temporary damage to the aerial part of the plant, aerial parts that is above the ground. Now the drought resistant to the plants. Drought resistant of the plants or the resistance of plants to the drought. What is drought? That is the shortage of water. In the case of shortage of water or the drought, in many plants leaf may curl or wilt एंड स्टोमेटा क्लोज. विल्ट मीन मुरझा जाना, या लीव्स में कर्लिंग हो जाती है, ये बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं. एंड स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होंगे ऑलरेडी पानी की कमी है ताकि ट्रांसपायरेशन मज़ीद ना हो. प्रोलॉन्ग ड्राउट, अगर ड्राउट कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है सो इट इनहिबिट क्लोरोफिल प्रोडक्शन दैट कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स. डिसिडुअस ट्रीज मे शेड देयर लीव्स प्रीमेच्योरली. डिसिडुअस ट्रीज़ वो होते हैं जो कि सीजनली अपने लीव्स जो हैं वो शेड करते हैं, लेकिन अगर ड्राउट कंडीशन है तो इनके लीव्स प्रीमेच्योरली शेड हो रहे हैं. इट कॉज डाईबैक ऑफ द ट्विग्स एंड ब्रांचेस. डाईबैक इन विच डिफरेंट पार्ट्स आर किल्ड. Plant next is the plant accumulate inorganic ions such as calcium, magnesium and sodium in their leaves. जब सैल्यूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब कंपैरेटिवली वाटर की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है, तो वाटर कम से कम होगा, ट्रांसपायरेशन कम से कम होगी. कॉनिफर्स एक्सपीरियंस विंटर ड्रॉट. कॉनिफर वो तमाम प्लांट जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें ज़्यादा जो है विंटर ड्रॉट होती है. इट रिजल्ट्स इन द ब्राउनिंग ऑफ नीडल्स एंड डाईबैक ऑफ ट्विग्स. Next is the plant adaptation to the drought. First one is the reduction of leaf area canopy. जब ड्राउट कंडीशन होती है तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लीव्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं और मकसद इसका ये है कि ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो. लेकिन इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होती है. जब लीव्स गिर जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी और प्लांट की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है. लेकिन जब दोबारा कंडीशंस सूटेबल हो जाती हैं, वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तो ये प्लांट्स दोबारा अपने लीव्स ग्रो कर लेते हैं. नेक्स्ट इज़ द चेंज ऑफ एंगल ऑफ लीव्स. जब ड्राउट कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो सनलाइट जिस एंगल से पड़ रही है लीव्स में थोड़ी बहुत हमारे पास उनका एंगल जो है पोजीशन चेंज होने की कैपेसिटी है प्लांट्स में,
कि वो लीव्स का एंगल चेंज कर लेते हैं ताकि जिस साइड पर स्टोमेटा है वहाँ डायरेक्टली हमारे पास सनलाइट जो है वो ना पड़े। सो इस एडेप्टेशन से हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन है वो रिड्यूस होती है और वाटर जो है वो कंजर्व हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द सक्यूलेंट्स। ड्राई एयर रीजन में जो रहते हैं, एरिड रीजन में, डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं, उनमें ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं और वो सक्यूलेंट प्लांट्स कहलाते हैं, जैसे कि एलोवेरा है, कैक्टस एट्सेट्रा। लीफ अडेप्टेशन, वो प्लांट जो कि ड्राउट कंडीशन में हैं, तो एक तो ये कि उनका नंबर ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट्स में बिकम रिड्यूस्ड, लीव्स आर स्मॉल, द सेल वॉल गेट थिकन, stomata smaller but more in number per unit of the surface area, vascular system become denser, the pericyte tissue is more highly developed, and some leaves they are coated with the waxes and resins, so the transpiration may become reduced. Next is the root adaptation. Plant जो drought condition में है तो एक ही रूट्स उन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डीप ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं रूट को जहाँ जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं वो, ताकि उनका वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो सके सॉइल से, तो वो ज़्यादा डीप भी चली जाती हैं और उनकी सेकेंडरी टर्शरी ब्रांचेस भी अराइज होती हैं। नेक्स्ट इज़ द एफीमेरल लाइफ साइकिल। सम प्लांट्स अडॉप्ट द एफीमेरल लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल में होता ये है कि जब तक कंडीशंस फेवरेबल हैं या रेनी सीजन है, उन प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं रेनी सीजन में और ब्लूम करते हैं, यानी फुल वेजिटेटिव पार्ट भी बना लिया, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बना लिया और फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इससे पहले कि दोबारा मॉइस्चर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए, दोबारा ड्राउट कंडीशन आ जाए। यानी शॉर्ट सा लाइफ साइकिल है, जब तक रेनी सीजन रहता है वो उसी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है और उसके बाद दोबारा सीड के बनने तक पूरे का पूरा लाइफ साइकिल उसी शॉर्ट रेनी सीजन में कंप्लीट हो जाता है। एंड दे सर्वाइव द ड्राई पीरियड एज डोरमेंट सीड्स। एंड लास्ट वन इज़ द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स द प्लांट दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर, ऐसे वाटर में जहाँ सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इनके सर्वाइव करने का तरीका ये है कि अपने रूट्स के सेल में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर लेते हैं, तो एज कम्पेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन कम हो गई है रूट सेल्स के अंदर, रूट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो आउटसाइड इन्वायरमेंट में सॉइल में जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा वो तमाम का तमाम उसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि आउटसाइड इन्वायरमेंट में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू द इनसाइड। So water will move from the region of higher concentration to the region of lower concentration.